राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ समाप्ति के साथ अब वेंकैया नायडू अंग्रेजी में इस पूरे बात को कह रहे हैं जो कि उन्होंने अभिभाषण में बड़ी उपलब्धियां और चुनौतियां गिनाई हैं अपनी सरकार की। साथ ही अब दीपक जी ये भी उन्होंने खासतौर पर कहा कि ये बहुत अहम होगा देखना कि चुनावों में हर नागरिक की किस तरह से भागीदारी बढ़ती है, अपने मताधिकार का वो इस्तेमाल करते हैं। राफेल से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक सब बातें कही हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। बिल्कुल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब अपने अभिभाषण में अपनी बात कह रहे थे तो जिस बात पर सबसे ज्यादा तालियां बजी, यानी सत्ता पक्ष ने जिस बात पर सबसे ज्यादा तालियां पीटी वो थी सर्जिकल स्ट्राइक। जब सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र हुआ तो पूरे सदन ने एक मत होकर, एक तरह से एक साथ होकर मेजे थपथपाई और मेजे थपथपाने से टेम्परामेंट का मतलब समझ आ गया था। राष्ट्रपति ये जताना चाहते थे कि किस तरह से उनकी सरकार की नीतियों के अंदर बदलाव आया है। उन्होंने आर्थिक सुधारों का भी जिक्र किया, उन्होंने नोटबंदी का जिक्र किया, उन्होंने जनधन खातों का जिक्र किया, उन्होंने मुद्रा योजना का जिक्र किया। मेरे साथ सचिन गोयल साहब हैं जो कि सीए हैं और साथ ही साथ आर्थिक विषयों के भी जानकार हैं। सचिन जी, जीएसटी लगने के बाद जो वन नेशन वन टैक्स की बात कही जा रही थी, क्या सरकार को सफलता प्राप्त हुई है जिसको वो करना चाह रहे थे, यानी वो टैक्स को सिंप्लीफाई करना चाह रहे थे? लेकिन एक बड़े वर्ग का ये कहना है जो छोटा व्यापारी है कि साहब आपने तो हमारी मुश्किलें बढ़ा दी। हाल ही के उसमें जो जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं या बदलाव हुए हैं उससे क्या वाकई सरलता आई है या नहीं आई है? देखिए, बेसिकली पूरे देश की पूरी इंडस्ट्री को एक एक्ट में कवर करना है बहुत मुश्किल काम है सरकार के लिए। लेकिन सरकार की तारीफ करनी होगी कि सरकार बहुत रिसेप्टिव है इस मामले में। मार्केट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एज प्रोफेशनल हम लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में, उसकी सुनवाई तुरंत हो रही है और उसका तुरंत अमेंडमेंट आ रहा है। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ऑलमोस्ट हर महीने होती है और उसमें अमेंडमेंट्स जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं व्यापारियों को, प्रोफेशनल्स को, डिपार्टमेंट्स को। इतनी गुंजाइश भी सर उन्होंने रखी कि जीएसटी में सुधार लगातार निरंतर हो रहा है। जी जी, जैसे कहा इस बात पर तवज्जो देते हुए कि ये सुधार हो रहा है। और क्योंकि हमने 2018 का साल देखा जिसमें इकोनॉमिक स्लोडाउन भी देखा, शेयर मार्केट को भी गिरते देखा, जीएसटी में पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाते हुए भी मांग उठती हुई देखी। तो ऐसे में जीएसटी के जो टारगेट सेट करती है सरकार, उनको मीट करना भी मुश्किल होता है। लेकिन उसके लिए सुधार की गुंजाइश भी राष्ट्रपति ने बताई कि मेरी सरकार कर रही है। जी, जैसे जैसे कंप्लायंस लेवल बढ़ रहा है हमारे देश के लोगों का, वैसे वैसे सरकार कमिटेड है सुधार लाने के लिए। रेट में बहुत ज्यादा रेशनलाइजेशन किया है और 28% स्लैब में तो बहुत कम चीजें रह गई हैं, ज्यादातर 18 और 12 में ही आ गई सब चीजें। और गवर्नमेंट कमिटेड है, जैसे जैसे कलेक्शन बढ़ेगा, रेवेन्यू का टारगेट्स मीट होंगे, वैसे वैसे सरकार और सुधार लेके आएगी इसमें। तो इस मामले में सरकार बहुत रिसेप्टिव है। तो ये अभी ट्रांजिशन फेज है, एक एक्ट के अंदर पूरी इंडस्ट्री को कवर करना बहुत मुश्किल है और तारीफ करने पड़ी सरकार की कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इस मामले में। जी सुमित साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार ने जिस तरह अपने आर्थिक सुधारों का खाका पेश किया है, क्या 5 सरकार में मोदी जी से जो उम्मीदें थी, 2014 की बात कर रहा हूं, कितनी हाई पीक पर मोदी जी से उम्मीद थी, नए नए नारे गढ़े गए थे, तो उन उम्मीदों पर 5 साल के बाद आप इस सरकार को 5 में से कितने नंबर देते हैं? दीपक जी, मैं अपनी बात करूं, जो मेरा आउटलुक रहेगा इसमें, अगर आप बोलेंगे तो मैं इनको 4.5 नंबर देता हूं। 5 इसलिए नहीं दूंगा कि देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर परफेक्शन, इंप्रूवमेंट। नहीं, 4.5 नंबर तो बहुत अच्छे होते हैं। अगर सरकार को आप 4.5 नंबर देते हैं तो आप तो मतलब फ्लाइंग कलर से उनको पास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं कुछ आंकड़े बोलूंगा, मेजर इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो ना मेरे हैं, ना आपके, ना कांग्रेस के, ना बीजेपी, क्योंकि मुझे पता बहुत जल्द ये विवाद कांग्रेस वर्सेज बीजेपी होगा। तो मैं आपको बोल, जैसे अगर हम देखें हमारा इन्फ्लेशन ऑल टाइम लो है, 3% से कम है, 2.7% है। राइट सर, हमारा इंटरेस्ट रेट जो है बहुत रीजनेबल आ गया है। इवन बैंक्स जो है सीआरआर रेट में कट की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े बैंक। लेकिन फिस्कल डेफिसिट तो ज्यादा है। फिजिकल डेफिसिट मैम, एज लॉन्ग एज इट इज, जब तक ये 4% से कम है मैडम, जब तक ये 4% से कम है, किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए फिजिकल डेफिसिट 3.3% है, थोड़ा बढ़ेगा, 3.8 तक जाएगा। पर किसी भी हेल्दी इकोनॉमी में जब तक ये 4% से कम है, वर्ल्ड ओवर का स्ट्रैटेजी इज कंसिडर्ड टू बी गुड। तो ये जो हमारे जो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इकोनॉमिक आउटलुक, क्रेडिट रेटिंग, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ऑल टाइम हाई है, $400 बिलियन से ज्यादा क्रैश कर चुका है। लेकिन अगर आप जीडीपी का अनुमान 7.3% रखते हैं और उसमें फिस्कल डेफिसिट ही आप अनुमान लगा रहे हैं कि 3.3% रहेगा और उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, ये आशंका है, जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। तो उस समय कैसे उसको कैसे पाट पाएंगे, ये तो बहुत जरूरी है। अगर आप आंकड़ों पे बात कर रहे हैं तो आंकड़े तो ये कहते हैं कि ठीक नहीं है स्थिति।
मैडम जो फिजिकल डेफिसिट होता है आपका, फिजिकल डेफिसिट में एक मेजर कंपोनेंट होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको इसलिए करना, नहीं तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपके ओएमओ जो मार्केट में है। इसी बात पर चर्चा जारी रखेंगे। दीपक जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस खास कार्यक्रम में। लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं आपको। राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया है और इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें जो अनुमान जताए गए हैं जीडीपी के, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। चर्चा जारी रखेंगे। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना अभिभाषण समाप्त किया है। तमाम सरकार की, अपनी सरकार की उपलब्धियां और चुनौतियां गिनाई हैं। बताया है कि किस तरह से उनकी सरकार आगे बढ़ी है और आगे अब हम चुनाव की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि हर नागरिक मताधिकार का इस्तेमाल करे। उपलब्धियां गिनाना जब उन्होंने शुरू की तो उसमें राफेल से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक भी बात की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। इसके अलावा योग दिवस के बारे में भी कहा कि ये हमारी सरकार की उपलब्धि थी कि हमारी ही सरकार के कहने पर अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग को एक मान्यता मिली और 21 जून के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट किया जाने लगा। और इसके अलावा किस तरह से विदेशियों को भारत में लाया है, जो विदेशी समस्या में थे बाहर और जो भारतीय थे और विदेश में रह रहे थे, हमारी सरकार ने यह प्रयास किया कि उनको वहां से लाया जाए। तो तमाम अपनी उपलब्धियां गिनाई है सरकार ने। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल बना हुआ है, लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं। शिवम छाबरा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही हमारे साथ राकेश त्रिपाठी भी हैं जो कि बीजेपी से ही हैं। सचिन गोयल हैं, टैक्स एक्सपर्ट। सुमित पीर है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और सनी कात्याल हमारे साथ मौजूद है जो कि को फाउंडर है इन्वेस्टर क्लिनिक से। आप सभी मेहमानों को एक बार फिर से स्वागत और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया है, उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। सनी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप बताइए 5 में से आप कितने नंबर देते हैं? सर ने तो 4.5 दे दिए। मैं 4 देना चाहूंगा, बिकॉज मैं रियल एस्टेट से हूं तो थोड़ा रियल एस्टेट के अराउंड थोड़े उतराव चढ़ाव के साथ रहा। और रेरा कानून तो लाई सरकार, और रेरा कानून के बाद ये कहा गया कि अब आसान भी नहीं होगा, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, जैसा भाई साहब ने बताया, दूसरे पक्ष में 4.5 दिया, तो मैं 4 इसलिए दूंगा बिकॉज बहुत सारे स्कोप है जो भी दिए जा सकते हैं। जैसे रेरा जैसी अच्छी चीजें आई, जो आपने बिल्कुल ऐप बोला, जिसको मैं अच्छा ही बोलता। प्रधानमंत्री आवास योजना आई, जिसमें बहुत सारे लोग जो पहला पक्का मकान लेते हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए तक की छूट है। लेकिन अभी इन चीजों के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो की जा सकती थी, जैसे इंडस्ट्री स्टेटस। अगर इंडस्ट्री स्टेटस आज के समय पर रियल एस्टेट को मिलता है, जो आज 14% से 30% तक के आज ब्याजों पर आज बिल्डर पैसा लेकर आज कंस्ट्रक्शन करते हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं रेट को बहुत अच्छा कर देगा। बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर कहाँ रहा है? जो जहां पर था वहीं बंद करके ताले लगाकर या तो भाग गया है या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कहने पे जेल में है। क्या होता है आज के समय पे, आपने जो ग्रॉस लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे बोला, बिल्कुल सही बोला, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दे रहे हैं। लेकिन हाँ, जहां जहां जो चीजें हुई, जो कमियां हुई, एग्जैक्टली यही चीज 2008 के अंदर दुबई में भी हुई थी। 2010 में फिर रेरा कानून आया और दुबई में उसके बाद कोई ऐसी न्यूज सुनने को आपको नहीं मिली। मैं ये बोल रहा हूं, मैं रेरा से बहुत होपफुल हूं, बिकॉज 70% आप पैसा निकाल ही नहीं सकते बैंक से, और वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में जाएगा। मैं आगे की बात करता हूं, प्रोग्रेसिव करता हूं, तो आज जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन जो अभी स्टक्ड अप प्रोजेक्ट्स भी हैं, मुझे लगता है गवर्नमेंट अच्छा काम करे, बट थोड़ा स्पीडी करे, बिकॉज जो ईएमआई है, जो मीटर चल रहा है आज एक आम इंसान का, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है उसे। जैसे एनबीसीसी कुछ एक प्रोजेक्ट टेक ओवर कर चुकी है, अब उसमें कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीडी, अगर वही चीज है जो तारीख पे तारीख करके जो ज्यादा लंबा खींचता है, अगर वो जल्दी हो तो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन इसके अलावा ठीक है, मैं आपको यही रोकूंगा। हम रेरा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं शुभम जी से जानता हूं, शिवम से जानता हूं। शिवम, आप बताइए, आप कितने नंबर देंगे? आप तो 5 में से 5 देंगे। मैं तो 5 में से 5 निश्चित रूप से दूंगा। 5 में से 6 तो नहीं देंगे? नहीं, 5 में से 6 के देने की आवश्यकता, स्कोप तो स्कोप रहना चाहिए, लेकिन 5 में से 5 इसलिए भी देना चाहिए कि जो काम 56 साल से नहीं हुआ वो 56 महीने में हुआ है। कहीं ना कहीं हमको ये देखना पड़ेगा कि इस देश के अंदर में एक ऐसी सरकार, ईमानदार सरकार स्थापित करी मोदी जी ने, कि जिसकी मिसाल आज पूरा विश्व दे रहा है। कहीं ना कहीं आज हम फ्रांस को बीट करते हुए विश्व की 6 नंबर की एक अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन बनने जा रही है। ये सब जो मैक्रो इकोनॉमिक, जैसे भी सर ने भी कहा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं देश को लेकर के, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, कहीं ना कहीं हमारी जो जीडीपी है वो मेंटेन्ड है। देखिए, दो देश, हमको ये समझना पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था परिवर्तन से गुजरा है। कहीं ना कहीं जीएसटी का मामला अगर हम कहें और डिमोनेटाइजेशन कहें, ये 2 बहुत बड़े स्टेप थे जो जिसको पूरी इकोनॉमी इससे हिल गई कहीं ना कहीं। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि इन सब
चीजों के होने के बावजूद अगर इस देश की सेहतमंद है तो मुझे लगता है कि मोदी जी को पूरा क्रेडिट देना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमने बहुत शानदार काम किया है, बहुत दिल से काम किया है, बहुत ईमानदारी से काम किया है। वो आप स्मार्ट सिटी में गए थे घूमने के लिए? देखिए एक नहीं बताइए ना, गए थे क्या? मैं दीपक जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और मेरी बात विश्वास करिएगा, एक इनिशिएटिव है, एक आप सोचिए ना, एक इनिशिएटिव जानना चाह रहा हूं मैं बिल्कुल। आप व्यंग का सहारा ले रहा हूं, मैं व्यंग का सहारा ले रहा हूं विद पिंच ऑफ सॉल्ट, और मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को, आप दीपक जी, कुछ ऐसी बातें भी कही गई हैं जिन पर कुछ नहीं हुआ है और उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूं, देखिए विकास एक जैसे कहते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कहीं ना कहीं हम उस प्रोसेस का हिस्सा हैं। आप सोचें कि 5 साल के अंदर कायाकल्प हो जाए इस देश का, ये संभव नहीं है। नहीं, मैं कायाकल्प की बात नहीं कर रहा हूं। आपने इन 5 सालों के लिए जिस लक्ष्य को निर्धारित किया था, उनमें से एक बहुत बड़े लक्ष्य में आप काफी पीछे रह गए। मैं ये शुभम आपको कहना चाहता हूं, क्या इस कंक्लूजन में मैं गलत हूं? सिर्फ एक पॉइंट पर, मैं सिर्फ अभी स्मार्ट सिटी की बात कर रहा हूं। ये मैंने फिर कहा कि आप गलत नहीं हो सकते, पर मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लगातार उस पर काम हो रहा है। कहीं ना कहीं कम और ज्यादा हो सकता है, पर निश्चित रूप से उस पर काम हो रहा है। और स्मार्ट सिटी इस देश को मोदी सरकार की एक हम कहें कि एक प्रेजेंट के रूप में हम स्मार्ट सिटीज आपको देके दिखाएंगे। ये मैं आपके चैनल पर कह के जा रहा हूं। चलिए, हम क्या देकर दिखाएंगे तो हम जानेंगे और इसका विश्लेषण भी करेंगे। मैं जानूंगा बाकी लोगों से, हमारे बाकी एक्सपर्ट कितने नंबर देते हैं मोदी सरकार के इस पौने 5 साल के कामकाज को। लेकिन फिलहाल एक छोटा, आपने जो एक मुद्दा उठाया था कि राहुल गांधी के आने के बाद और न्यूनतम आमदनी की, राहुल गांधी की कोई बात नहीं थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक चुनावी बजट साबित होगा। ये एक बजट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि पौने 5 साल में सरकार ने क्या किया। जो राष्ट्रपति जी का भाषण है वो सरकार का भाषण है, और अगर हम इसे गौर से देखें, जैसे मुद्रा योजना का भाषण सरकार का ही भाषण होता है, सरकार का ही भाषण होता है। तो जैसे राष्ट्रपति जी ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है, और सरकार का दावा है कि 13 करोड़ लोगों को इससे फायदा हुआ है। हकीकत यह है कि इससे जो निचले स्तर, 13 नहीं 15 करोड़, मैं आपको फिर ठीक कर दूं, 15 करोड़ लोगों को फायदा हुआ, लेकिन इसमें 13 करोड़ उन लोगों की तादाद है जिन्हें कुल 50,000 तक के लोन दिए गए हैं। जमीनी स्तर पर यह योजना फेल हुई है, और जो बैंकों का 11,000 करोड़ इसमें एनपीए होने वाला है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिला। तो ये जो भाषण है और जो जमीनी हकीकत है, आपने एक चीज कही थी कि जमीनी लेवल पर योजनाएं ना होने के कारण, जैसे मैंने नहीं कहा था जमीनी लेवल पर योजना नहीं, आपने जिक्र किया था कि जो योजनाएं जमीनी लेवल पर नहीं होती वो फेल हो जाती हैं। ये भी मैंने नहीं कहा था। अभी थोड़ी देर पहले आपने डिबेट में चर्चा की थी कि धरातल पर जो योजनाएं नहीं होती। आप मेरे ख्याल से गलत समझ रहे हैं। मैं राकेश त्रिपाठी जी के पास चलता हूं। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई मुद्रा योजना एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगी जो भाई साहब कह रहे हैं? 11,000 करोड़ नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। एनपीए के आंकड़ों को छुपाने वाले लोग जो थे, वो सरकार चली गई थी 2014 में ही। 2014 के पहले जो भारत में सरकार थी वो एनपीए के आंकड़ों को छुपाया करती थी। हम किसी एनपीए के आंकड़ों को छुपाने वाले नहीं है। दूसरा, भारत का जो स्वाभिमानी युवा है जिसने इस मुद्रा बैंक के तहत रोजगार पाने के लिए लोन लिया है, वो हो सकता है कि उसको रोजगार में इनकम आने में समय लगे, वो अपने लोन को रीपे करने में थोड़ा सा समय लगाए, लेकिन वो अपना लोन रीपे करेगा, क्योंकि भारत के जो स्वावलंबी युवा है वो भारत सरकार की इस योजना को फेल नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके परिवारों के पेट इससे पल रहे हैं। और मुद्रा बैंक योजना के तहत जिन्होंने भी लोन लिया है वो केवल अकेले रोजगार उन्होंने नहीं पाया है, स्वावलंबन के तहत स्वरोजगार की जो योजना है उन्होंने आगे बढ़ाई है, उसके साथ में कई अन्य परिवारों को साथ में जोड़ा है। इसलिए वो सारे लोन रीपे होंगे। जहां कहीं भी इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी वहां सरकार भी हर तरह से मदद करेगी। जहां भी सब्सिडी देने की आवश्यकता होगी वहां सब्सिडी देकर के मदद करेगी, ताकि लोग रोजगार की तरफ आगे बढ़ सके। आज चाइना जैसे देश जहां स्वरोजगार की इतनी संभावनाओं के कारण चाइना इतनी तेजी से ग्रोथ किया है, आज भारत पूरी एक व्यवस्था को लगातार केवल सरकारी व्यवस्थाओं पर आश्रित होने के लिए छोड़ दिया था। इसके कारण ही आज लोगों के अंदर स्वरोजगार लगाने की भावना कब समाप्त हो रही थी, वो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद बहुत तेज गति से बढ़ी है। हमने कौशल विकास के तहत जो भारत की स्वाभाविक प्रतिभा थी उस प्रतिभा को विकसित करने का काम किया है। लोगों ने स्वयं रोजगार अपने आप खड़े करने का काम किया है। कौशल विकास को लेकर अभी भी कई तरह का कंफ्यूजन है, क्योंकि लोग कहते हैं कि कौशल विकास जिस स्तर पर और जिस तरह से होना था त्रिपाठी जी, उस तरह से नहीं हो पाया है।
ये एक ही आपका ऐसा एरिया है जिस पर वाकई कम काम हुआ है, क्या आप इस पर एग्री करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हो सकता हूं कि जितना होना चाहिए, जितनी आज हम चाइना से अगर तुलना करके देखें कि वहां 1200 से ज्यादा तरह के स्किल्स हैं, जिन स्किल्स पर आज चाइना काम कर रहा है, भारत के पास परंपरागत तौर पर इतनी तरह के स्किल्स नहीं हैं। तमाम सारे आविष्कार भारत ने ही किए हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज भारत तमाम मसलों पर पीछे रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि कई ऐसी उपलब्धियां बनी हैं। आज भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर का मोबाइल का उत्पादक देश बना है, तो यह अपने आप में उपलब्धि है। इसी उत्तर प्रदेश में केवल 2 कंपनियां मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी असेंबलिंग की, आज उत्तर प्रदेश में 60 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बनी हैं। अलग अलग प्रकार के कौशल विकास के लिए भारत सरकार के जो प्रयास हैं, उनका सुफल दिखने शुरू हुआ है। थोड़ा सा समय और लगेगा, इसके व्यापक सफलता, इसका आकलन थोड़े से समय के बाद किया जा सकेगा। ठीक है राकेश जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम बात करेंगे जो धर्म संसद होने वाली है प्रयागराज के अंदर, उससे क्या राजनीतिक संकेत निकलते हैं, सरकार आगे क्या करती है और साथ ही साथ क्या करता है संत समाज, इस पर भी तमाम उन्होंने पॉइंट्स बताए। एक एक करके हम अगर बात कर ले, जीएसटी भी उसमें आता है, ब्लैक मनी से लड़ाई उसमें शामिल होता है, नोटबंदी उसमें शामिल होता है, काला धन उसमें शामिल होता है, साथ ही साथ जो सामाजिक उत्थान के लिए योजनाएं चलाई गई हैं वो उसमें शामिल होती हैं, 3 तलाक जैसा संवेदनशील मसला है वो उसमें शामिल होता है। लेकिन अगर हम सबसे पहले आर्थिक पैरामीटर से शुरुआत करें तो राजेश गर्ग जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जीएसटी के एक्सपर्ट हैं। 4.5 साल में जो सरकार ने किया है, 4.25 साल अब उसको कह दें, और जीएसटी के जिस मुकाम पर आज हम खड़े हैं, क्या आपको मानते हैं कि जीएसटी को सक्सेसफुल ढंग से लागू करने में सरकार सफल रही है? काफी सक्सेसफुल रहा है जी, काफी सरकार ने अच्छा प्रयास करा है। थोड़ा सा कंप्लायंस तो भी मुश्किल है कॉमन मैन के लिए, लेकिन स्टेप बहुत अच्छा है। सारे टैक्सेस को मिलाकर के एक टैक्स बना दिया गया। तो जो लोग पहले सिस्टमैटिक थे उनको तो बड़ा अच्छा लगा कि कई सारे टैक्सेस को छोड़ के एक टैक्स पे आ गए हैं, लेकिन जो लोग पहले सिर्फ एक टैक्स में थे, वैट में थे, उनको थोड़ा सा कंप्लायंस मुश्किल लग रही है। बट ओवरऑल इट इज अ वेरी गुड स्टेप, इसमें कोई डाउट नहीं, और सरकार पूरी कोशिश कर रही है इसको और आसान बनाने की, ताकि लोग इसको अडॉप्ट करें अच्छे से अच्छे तरीके से। सचिन जी, आपको क्या लगता है, जीएसटी ओवरऑल एक वेलकम स्टेप है सरकार द्वारा जो दिया गया है, एक देश एक टैक्स? जी बिल्कुल, ये वेलकम स्टेप है और सभी लोगों को जोड़ने की इसमें वो है कि हम किसी भी स्टेट में बैठ के काम कर सकते हैं और पूरे इंडिया में हम काम कर सकते हैं। उसमें पहले जैसे वैट रिजीम में था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल अगर हम भेजते थे तो उसमें टैक्स लॉस होता था। जीएसटी के अंदर वो चीज नहीं है। अगर आप एक स्टेट में बैठे हैं, मान लीजिए हम दिल्ली में बैठे हैं या यूपी में बैठे हैं और सुदूर साउथ में कहीं माल बेचते हैं, तो जो टैक्स हमने चार्ज किया है अपने कस्टमर से उसको उसका क्रेडिट पूरा मिलेगा। तो ये वेलकम स्टेप है। थोड़ी इंप्लीमेंटेशन में टीथिंग प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन वो भी धीरे धीरे गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है उसके ऊपर, और लगभग हर महीने जो मीटिंग होती है उसमें कुछ ना कुछ सुधार लाए जाते हैं और इसमें अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर रही है। अभी अगर बात करें तो जो टैक्स भरते हैं, टैक्स रेट बढ़ा है, 6.8 करोड़ के आसपास लोग आ गए हैं, 3.25 करोड़ के आसपास लोग थे। आपको क्या लगता है, लोग अभी भी ईमानदारी बरतेंगे या ऐसा क्यों है? जो कारोबारी तबका है, भाई नौकरी पेशा को तो सब कुछ रिकॉर्ड पे होता है, उसको तो भरना ही पड़ता है, बेचारे को चारों तरफ से मार पड़ती है। लेकिन कब ऐसा होगा कि कारोबारी भी जो टैक्स रेट में आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने एक बार जिक्र किया था कि क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि जो आदमी मारुति में घूम रहा है, मर्सिडीज में घूम रहा है, वो कहता है मेरी इनकम है ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या टैक्स नेट बढ़ाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए? सरकार की नीतियों को आप किस स्टेप तक मानते हैं? दीपक जी, मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा। अगर आप जीएसटी को देखें, थोड़ा भाई साहब ने जो कहा उसको थोड़ा आगे बढ़ा, तो 3 बड़ी उपलब्धियां दिखाई देती है। पहले सबसे पहला कि हमने कई सारे टैक्स एक जगह डाल दिए। भाई साहब ने कहा पूरे इंडिया में बिजनेस करिए, टैक्स लॉस में, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात जो मेन इसमें हो रही है, जैसे से लोग जीएसटी में आ रहे हैं, देखिए जीएसटी भरने में फायदा है, बिकॉज सर बैलेंसिंग टैक्स आपको क्रेडिट भी मिलता है, क्रेडिट देते भी है। तो जीएसटी भरने में फायदा करें, जितना जीएसटी बढ़ता जाएगा, जितने उपक्रमों में बढ़ता जाएगा, लोगों को मजबूरन टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी में आने का मतलब है आपकी अकाउंटिंग जो है, जो आपके खाते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट हो रहे हैं। पहला पॉइंट तो टैक्स बाय डिफॉल्ट हर साल बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट मैं ये देना चाहूंगा सर कि जितने जैसे हम जीएसटी भर रहे, थोड़ा कलेक्शन में इश्यूज है, टीथिंग प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स इस पर भी बात हुई। जैसे जितना हम जीएसटी भरते जा रहे हैं, हर साल टैक्स रेट बढ़ता जा रहा है, हमारे खाते जो है वो ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। एक टाइम मैं जरूर ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, एक टाइम आएगा जहां सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो स्टैंप का राज यहां चलता था, दुनिया भर में चलता था, वो शायद काम से खत्म हो जाए, क्योंकि आपके बायर और सेलर दोनों की पार्ट जो टैक्स है वो लाइव है।
अभी आप देखिए, अभी आप जीएसटी पोर्टल पे एज ए एसएमई आप एक लोन अप्लाई कर सकते हो जो ऑनलाइन मिलेगा आपको। और लास्ट और सबसे जरूरी पॉइंट में ये बोलना चाहूंगा दीपक जी, आने वाले टाइम में मुझे क्या लगता है जो हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो, अगर आप कोई कारोबार चलाना चाहे, शुरू करना चाहे, आपके पास कैपिटल कहां से आए, एक्सपेंशन के लिए कैपिटल चाहिए, हर चीज के लिए कैपिटल चाहिए। अभी जो कैपिटल मिलती है वो कोलैटरल पे मिलती है। भाई अगर मुझे 10 करोड़ का लोन चाहिए, मेरे पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी तो मुझे लोन मिले। आप जैसा मेरे जैसा आदमी कहां से 20 करोड़ लाए? अब इसका सबसे बड़ा उपलब्धि मुझे जीएसटी में जो लग रहा है, 5 साल 2 साल बाद जो बोरोइंग होगी दैट कैन बी कैश फ्लो बेस्ड, नॉट कोलैटरल बेस्ड। अगर ये चीज आती है, इससे जीडीपी डबल के ट्रिपल भी हो सकता है। नहीं, लेकिन होगा कैसे, मैं समझ नहीं पाया। कोलैटरल में तो ये हुआ कि मेरे पास एक मकान है, मैंने उसको गिरवी रखा, उसके बदले में लोन उठा लिया, लेकिन मैं कैश पर कैश, मतलब मेरे पास पैसा है उस पर मैं लोन कैसे? मैं समझा दूं दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल। अगर मेरे पास पैसा ही है तो मैं लोन क्यों उठाऊंगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा। देखिए जीएसटी में बायर सेलर का दोनों का रिकॉर्ड ट्रैक इसके गवर्नमेंट के पास आ गया, उसके आधार पे आप टैक्स देते हो, वो क्लेम लेते हैं और GTR 1 GTR 2 जो भी प्रक्रिया उसके थ्रू बैलेंस होता है। अब होगा कि जब आपका सारा टैक्स, सारा खाता, सारे बिजनेस ऑनलाइन है, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है, आज के डेट में आपको कितने लाखों करोड़ों लोगों को क्रेडिट कार्ड मिले हैं, 2 लाख 5 लाख 10 लाख जैसी आपकी इनकम है, वो हर स्मार्ट देते हैं क्योंकि उसकी जो इनकम है वो ट्रांसपेरेंट है। जीएसटी के आने से बाइंग सेलिंग ट्रांसपेरेंट हो रही, इकोनॉमी में कैश का स्तर नीचे जा रहा है, जिससे कल को जब आदमी को हम 10 15 20 लाख 30 लाख का क्रेडिट कार्ड दे सकते हो, तो वैसे ही एक बिजनेस को 10 30 लाख 40 लाख का एक क्रेडिट भी दे सकते हैं बेस्ड ऑन द ट्रांसपेरेंसी, जो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आएगी। ये बहुत बदलाव है। देखिए अब मैं अपना मकान, या कोई सज्जन अपना मकान गिरवी रख के लोन तो लेगा नहीं जहां रहता है। अगर ये आएगा, आप देखिए इससे इकोनॉमी कितनी बढ़ेगी। और अभी बात हो रही थी मुद्रा योजना की, मैंने एक बार पहले भी एक डिबेट में बोला था, देखिए मुद्रा योजना में हमने 12 से 15 करोड़ लोन दिए। भाई साहब बोले जैसे सर मुद्रा योजना में अगर हम पिछले 70 साल के एसएमईज का डाटा उठा के देखिए, एक एसएमई इंडिया में 1 से 3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। अगर मैं आज पकौड़ी का ठेला भी लगाता हूं, मैं बस चलाता हूं, ट्रक चलाता हूं, 1-2 हेल्पर मेरे साथ लगे रहते हैं। मोदी जी ने बोला था रोजगार के अवसर, द डेफिनेशन ऑफ अ जॉब इज रोजगार के अवसर, नहीं एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक सरकारी नौकरी नहीं। अगर हमने 12 करोड़ लोन दिए, 15 करोड़ जो भी आंकड़ा सर, अगर 70 साल का डाटा था जाए, 13 करोड़, बिल्कुल एब्सोल्युटली सर, 13 करोड़ दिए तो 13 into 2 या 13 into 3 इतने रोजगार के अवसर, इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज हमने क्रिएट किए। 13 into 3 हो जाए तो 13 2 26 39, 39 करोड़ लोगों को रोजगार, ये तो मतलब अप्रतिम हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा सर। अगर 70 साल का आंकड़ा देखे सर, तो देखिए 65 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है यूपी के की नहीं रही है, मोदी जी तो अभी आए। ये 70 साल के आंकड़े बताते हैं, एवरी एसएमई 1 से 3 लोगों को देता है। बट प्रॉब्लम क्या, नहीं ये पीएफ में आते हैं, नहीं जीएसटी में आते हैं, नहीं ये किसी ईएसआई में आते हैं, तो इनको मेजर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट जो हमारी इकोनॉमी चलती आज भी 81% एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई देता है। ये तो फैक्ट है, ये तो आंकड़े वही। और मेरा तर्क यही है, 70 साल के आंकड़े सर, आज मतलब ना कांग्रेस का ना बीजेपी का ना आपका सर ना हमारा, ये 70 साल के आंकड़े उसके आधार पर कह रहा हूं। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हम युवाओं को रोजगार कैसे दे, कितनी सरकारी नौकरियां लाए, प्राइवेट में रिजर्वेशन कर नहीं सकते, प्राइवेट के लिए कैपिटल कहां से लाए। और अगर आप यूएस जैसी इकोनॉमी में भी देखें जो $20 ट्रिलियन का जीडीपी है सर, 60% $14 ट्रिलियन का जीडीपी केवल एमएसएमई देते हैं। अगर वहां $14 ट्रिलियन का जीडीपी एमएसएमई दे सकते हैं तो हमारे ये संभव क्यों नहीं है? ठीक है, एक अच्छी पहल है। ठीक है, ओपी शर्मा जी के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। ओपी मिश्रा जी के पास चलते हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, साथ ही साथ सीए हैं। मिश्रा जी, क्या लड्डू वड्डू की डब्बी ले लें हम? हमको लग रहा है कि इनकम टैक्स में रिबेट मिलने वाली है। क्या इस तरह के कुछ संकेत आपको लगते हैं, या क्या इस तरह का प्रस्ताव सरकार के सामने विचाराधीन है? क्योंकि बड़े समय से मांग हो रही है कि अगर 8 लाख से कम 8 लाख तक की आमदनी वाले को अगर आप सवर्ण गरीब मानते हैं तो क्या इसी पर इनकम टैक्स की लिमिट नहीं होनी चाहिए? अब आप देखिए दीपक जी, आप उम्मीद कीजिए, और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूं खबर अच्छी आने वाली है। नहीं, क्या अच्छी खबर आने वाली है? और खबर ऐसी आएगी जिससे सभी कोई लाभान्वित होंगे, और उस पर देश का भी विकास होगा, और जितने इंडिविजुअल्स हैं उनको भी राहत मिलेगा और फायदा मिलेगा। अभी तो मैं अपने पॉकेट के विकास को देख रहा हूँ मिश्रा जी, अभी तो मैं अपने पॉकेट के विकास को देख रहा हूँ। मुझे पॉकेट का विकास कितना होगा ये तो बता दीजिए। 5 साल में तो टैक्स ही टैक्स बढ़ा है। नहीं,
नहीं, आपके पॉकेट का विकास होगा। और लगातार सरकार ने टैक्स कम करने का काम किया है। आप अगर कॉर्पोरेट में जाएंगे और आप अगर इंडिविजुअल में जाएंगे, कॉर्पोरेट का सेक्टर में सरकार ने किया ना, आम आदमी का थोड़ी किया। टैक्स कम करने वाली अरबपति खरबपति का टैक्स कम कर दिया, यही तो आरोप आप पर लगता है। लेकिन आम आदमी का कहाँ कम किया? नहीं, हमने लगातार ही टैक्स स्लैब को, जो मिनिमम टैक्स स्लैब है उसको बढ़ाने का काम किया है। और आप उम्मीद रखिए कि कल कुछ अच्छी खबर आएगी। कितना बड़ा बता दीजिए, जिससे आपके और हमारे जो टैक्स का है और 4 लाख है सर, 2.5 और 1.5। मुझे ये बताइए, आपने जो टैक्स स्लैब बढ़ाया है वो तो ऊंट के मुंह में जीरा है। अब देखिए, ये जब से हमें आजादी मिली है और जब तक आज तक का जो हमारा टैक्स सिस्टम रहा है, उसमें अब तक आप देखेंगे 2,50,000 तक की टैक्स की सीमा की जो रिबेट है, वहीं तक हमने नील टैक्स का प्रावधान किया हुआ है। तो अब कल एक बजट आने वाला है और बड़ा ही विकास उन्मुखी बजट आने वाला है। तो आप देखिए, मैं आपको आज बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, आपको राहत जरूर मिलेगी। और ये इसमें देखिए कई सारे स्लैब्स हैं, कई सारे स्लैब्स भी खत्म किए गए। जो पूरा 10% का स्लैब था, 20% का स्लैब था, वहां भी राहत दिया गया। अब आपके पास केवल 2 तरह का ही स्लैब रह गया है, एक तो 5% और 20% और 30%। पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, 5, 10, 15, 20। अभी ये स्लैब 3 में आ गए हैं, 5, 20 और 30। अब आगे देखिए, इसमें और भी सुधार की काफी गुंजाइश है। और हम आशा करते हैं कि कल जो बजट आएगा, इसमें और भी कुछ नए तरीके से जो अपनी टैक्स की सेविंग है, उसमें आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। और जरूर 5 के बाद सीधे 20 है। टैक्स है लोग ये कह रहे हैं कि 5 के बाद सीधे 20 है, 5 के बाद 10 आना चाहिए, 10 के बाद 15 आना चाहिए, 15 के बाद 20 आना चाहिए, 20 के बाद 25 आना चाहिए, 25 के बाद 30 आना चाहिए। मेरे को लगता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को गिनती नहीं आती है। देखिए, पहले नहीं, देखिए, होना बहुत कुछ चाहिए। फिर तो आप आंकड़े को अब आप 5-10 के स्लैब में बांटेंगे, और होना यह भी चाहिए कि 10 के बाद 20-30 होना चाहिए। और सरकार लगातार इस पे काम भी कर रही है। आप दीपक जी देखेंगे, अभी आप कल देखेंगे, जहां पहले 5 है वहां पर 10% हुआ करता था। ये 5% का स्लैब नहीं था पहले, उस 10 को 5 किया गया और उस 10 को 5 इसी सरकार ने किया है। आप अगर यहां ध्यान देंगे तो उस 5% को कम करने का काम किया था सरकार ने। चलिए ठीक है, हम बहस जारी रखेंगे। आगे हम बात करेंगे यूबीआई की, कि यूनिवर्सल बेसिक ट्रांसफर क्या है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, उसकी बात करेंगे। और क्या बजट में वो आने जा रही है, क्योंकि न्यूनतम आय गारंटी की बात राहुल गांधी ने भी की है। 3 राज्यों में वो लागू करने वाले हैं, अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। क्या उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ये कदम उठा लेंगे, और इसका मतलब क्या है बताएंगे। हमारे खास मेहमान मौजूद है, इंडस्ट्री से हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, मुझे ये बताइए कि ये जो यूबीआई इनकम की बात हो रही है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, आप इसको कितना कारगर मानते हैं, और क्या राहुल गांधी के इस शगुफे के बाद कि वो न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू करेंगे, सरकार पर दबाव होगा कि कल वो इसकी घोषणा कर दे? दीपक जी, यूबीआई की बात करें तो यूबीआई अगर मीडिया के जरिए और भी चैनलों के जरिए ये काफी चर्चा में थी, पूरे मीडिया में इसकी बात हो रही थी कि इलेक्शन आने वाला, ऐसे 5-6 स्कीमें अनाउंस हो सकती है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने एक इसमें थोड़ा आगे चल के इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। जैसे उन्होंने बोला भाई हम 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो राहुल गांधी जी भी एक पॉलिटिशियन है। कर्ज माफी भी एक तरह का शिगुफा ही बिल्कुल बिल्कुल 12 रुपए माफ हो रहे हैं, 30 रुपए हो रहे हैं, कई 150 हो रहे हैं, कई 550 हो रहे हैं। अब देखिए, और उसमें इतने इफ्स एंड बट्स है। जब कहता है नेता तो कहता है हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे, लेकिन इफ्स एंड बट्स में इतने सारे रोल होते हैं कि 90% लोग तो उस जज से बाहर हो जाते हैं। आप देखिए, 5-6 महीने हो गए बेंगलोर में सरकार आए हुए, कर्नाटक में, वहां कितना कर्ज माफ हुआ, आंकड़े पब्लिकली है। बट राहुल गांधी जी एक पॉलिटिशियन है, कांग्रेस एक पार्टी जो अभी इतना अच्छा नहीं कर रही है, तो उनको भी कुछ न कुछ एक ऐसा चीज पेश करनी, या तो गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े या लोग उनकी सुने। अब आप राफेल वाला मामला लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया भाई ये केस बनता ही नहीं है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो वो कोशिश कर रहे हैं। यूबीआई प्रक्रिया होती है, डेवलप्ड कंट्रीज में होती है, जहां इकोनॉमी हमसे कहीं आगे। देखिए, हम करीब $3 ट्रिलियन के आसपास है, चाइना अभी 12-12.5 ट्रिलियन पे है, और यूएस तो 19 से 20 ट्रिलियन पे है। अगर हम 8-10 ट्रिलियन के आसपास आ जाए तो एक यूबीआई टाइप की स्कीम कारगर रूप से लागू हो सकती है।
जो हर एक को कवर करे। बट अभी जो ऐसी स्कीम है, जैसे अभी जो लोगों के लिए आरक्षण आया, जो आर्थिक रूप से इतने मेरे ख्याल से यूबीआई और आरक्षण बिल्कुल दो जुदा योजना है, दोनों बिल्कुल अलग एक्सट्रीम की, एक उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव। सचिन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत जैसे देश में क्या यूबीआई जैसी योजना लागू करनी चाहिए जिसमें हम एक बेसिक मिनिमम इनकम किसी भी बीपीएल परिवार की गारंटी कर सकें? नहीं जी, मैं एज इकोनॉमिस्ट मैं इस फेवर में नहीं हूं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू की जाए, क्योंकि इकोनॉमिक प्रेशर बहुत है हमारे ऊपर। तो एज इकोनॉमिस्ट मैं इस फेवर में नहीं हूं, बल्कि हमें रोजगार के मौके जनरेट करने चाहिए ताकि जो युवा है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो एज इकोनॉमिस्ट मैं इस फेवर में नहीं हूं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कोई फॉर्मूला लागू हो। आप बताइए राजेश जी, आप क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये करने से तो हम गरीबों को और कह रहे हैं कि आप काम मत करो, आप बैठे रहो घर पे, पैसा इसका एक और नुकसान होता है। तो कम्युनिस्ट पॉलिसी हो गई और हमें देखते हैं कम्युनिस्ट कंट्रियां सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं वर्ल्ड ओवर। तो इससे जो लोग काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनको उनका पैसे कमाने का या अच्छा काम करने का मोटिवेशन कम होता है। तो रोजगार बने, और बल्कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनको सरकार हेल्प करे कि वो अपना काम और ग्रो कर सकें, ताकि और रोजगार बने और गरीब लोगों को नौकरी मिले, ताकि आप क्या सोचते हैं? सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने जो दाव खेला है बहुत सोच समझ कर खेला। आपकी पार्टी है भाई, दाव आप बोल रहे हैं उसको? नहीं, आपकी पार्टी को आप दाव बोल रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी को इससे काफी फायदा होगा और भाजपा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। हालांकि वो जो नए जुमले लेकर आएंगे उससे भाजपा को और नुकसान होगा। और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं कि अब वो दौर नहीं रहा, क्योंकि पिछले कई सालों में स्थितियां बदली हैं। जैसे कि आप किसी मुद्दे पर देखें, सरकार को जवाब देना भारी पड़ रहा है। अब जो देश में प्रमुख मुद्दा है, जैसे बजट का ही हम मान लें, तो किसानों को मुख्य रूप से केंद्रित करने की बात हो रही है। किसानों को केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो बजट है किसानों को केंद्रित करके सामने रखा जाएगा कि उसमें किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जा सके। हमारे देश की 90% आबादी आज भी कृषि आधारित है। नहीं, हम यूबीआई की बात कर रहे हैं। हम यूबीआई की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल मैं वही कह रहा हूं ना, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सरकार के तमाम दावों के बावजूद किसान की आय नहीं बढ़ी है और किसान वही आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। किसान को तो राहुल गांधी जी आदमी को जा रहा है जो बीपीएल परिवार में बीपीएल से नीचे का आदमी है। मैं वही कह रहा हूं ना जी, किसान भी बीपीएल में है, जो उस गरीबी रेखा की है। तो जो राहुल गांधी जी का जो योजना है, इससे निश्चित तौर पर देश की जनता को लाभ होगा। अच्छा ठीक है, हम सीधे चलते हैं मिश्रा जी के पास। मिश्रा जी, क्या यूबीआई का तोहफा देश की जनता को मिलने वाला है? और क्या आप एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए सीए मानते हैं कि यूबीआई ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए? देखिए दीपक जी, जो सच्चाई है वो कांग्रेस के प्रवक्ता के जो दिल की बात थी वो जुबान पे आ गई। मतलब ये कांग्रेस का दाव है, कांग्रेस इसको दाव के रूप में देख रही है। ऐसे ही इंदिरा गांधी ने भी एक दाव खेला था, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आज ये नए राजकुमार आए हैं, ये भी हमारे स्कीम को चोरी कर रहे हैं। ये 2017 के इकोनॉमिक सर्वे में जब सरकार ने ऐसी एक स्कीम लाने के लिए विचार किया, तो वो हमारे ही स्कीम्स को वो चोरी करके इधर उधर देख के और एक नए तरीके से अपने को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास न कोई नीति है और न ही कोई नेता है और न ही कोई योजना है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के देश के विकास का काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। और जो यूबीआई है और जो यूनिवर्सल बेसिक स्कीम जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की जा रही है, ये 2017 के इकोनॉमिक सर्वे के बाद से ही ऐसा एक आइडिया मूव किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि हम किसी ऐसे स्कीम पे काम कर सकते हैं क्या। दिस आइडिया हैज बीन कंसल्टेड फ्रॉम लास्ट 2017 इकोनॉमिक सर्वे। तो वहां के बाद इस चीज को आगे बढ़ाया गया और भी कई सारी स्कीम्स चल रही हैं जहां किसी को कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं इस पूरे सरकार में और पूरे देश में। आप नीचे जाएंगे तो बच्चों की फीस है, स्कूल के जो प्राथमिक शिक्षा है, उनके जो स्कूली किताब है और जो उनको वहां खाना मिलता है, बहुत सारी चीजें मुफ्त दी जा रही है। तो क्या इनको एक अलग से रिप्लेस करके क्या कोई हम ऐसी स्कीम ला सकते हैं क्या? सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और सरकार इस पर निर्णय लेगी। नहीं, मैं तो आपसे जान रहा हूं, निर्णय तो अब तक हो चुका होगा, बजट के पेपर में लिख दिया जा चुका होगा। क्या आपको लगता है, क्या इंडिकेशंस हैं कि सरकार ये उस वक्त लागू करेगी? और कहीं इसी को प्रियम करके राहुल गांधी ने अपने भाषण में तो नहीं बोल दिया कि हम यूबीआई लेकर आएंगे? हालांकि उन्होंने इसको कहा
न्यूनतम देखिए वेतन योजना या न्यूनतम आय योजना, माफ कीजिएगा, न्यूनतम आय योजना। देखिए राहुल गांधी जो बोलते हैं वो उनको स्कीम का पता नहीं होता है, उनको किसी ने लिख के दे दिया तो उन्होंने अपने भाषण में बोल दिया है। ऐसे ही महिलाओं के लिए ऐसे ही वो नए नए सिगुफे छोड़ रहे हैं। वो चूंकि चुनाव है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी के विकास का मुद्दा और गरीबों को जो भारतीय जनता पार्टी अपलिफ्ट करने का काम कर रही है, रियल टर्म में आप देखेंगे तो इस सरकार के अंदर जो गरीबी रेखा में जितने लोग रहते उससे कहीं ज्यादा इस समय गरीबी रेखा से लोगों की संख्या कम हुई है रहने वालों की। तो जो हमारा इस सरकार में मिडिल क्लास की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो गरीबी रेखा से ऊपर लोग आ रहे हैं। तो इस सरकार जो सरकार लगातार गरीबी के लिए काम कर रही है, ये सिगुफा छोड़े गोल गोल जलेबी जो बना रहे हैं मिश्रा जी, या तो यूबीआई आएगी या यूबीआई नहीं आएगी। आप क्या सोचते हैं, यूबीआई को आना चाहिए या नहीं? जलेबी मत बनाइए, आप बताइए कि यूबीआई को आना चाहिए या नहीं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम। ये देखिए सरकार यूनिवर्सल स्कीम को भी लाने के पक्ष में है और जो लोगों को इंपावर करने के पक्ष में भी है। वो लगातार युवाओं को और सभी को इंपावर करने का भी काम कर रही है। वो चाहे किसान हो या वो किसान हो या वो महिला हो या वो युवा हो। और यूनिवर्सल बेसिक स्कीम एक कंसेप्ट है। एक दिन का जवाब दीजिए सुमित पीर जी इस योजना के अगेंस्ट में। सुमित पीर जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सुमित जी पूछिए। सर मेरा ये कहना है कि अगर हमें गरीब को खड़ा करना है जो एक बेसिक इनकम लेवल से नीचे हैं, तो हम गरीब के स्वाभिमान पे क्यों चोट करते हैं? क्यों हम कहते हैं हम तुम्हारे अकाउंट में, वो राहुल गांधी हो, मोदी जी हो, कोई भी हो, कि हम आपके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं? हम उनको रोजगार के अवसर क्यों न दे? देखिए हमारी इकोनॉमी 2010 में 1 ट्रिलियन थी, आज ये 3 ट्रिलियन पहुंच गई है 8-9 सालों में। सर इसको बनाने वाला कौन है? जो 1.3 बिलियन इंडियन है, जो स्वाभिमानी भारतीय, वो बना रहा है। ये जो स्कीमें हैं शायद ये चुनाव में काम आती हो, आप लोग पॉलिटिशियन हो, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। लास्ट टाइम भी कांग्रेस ने एक फूड सिक्योरिटी बिल नाम का एक शगुफा छोड़ा था चुनाव से ठीक पहले। चुनाव में क्या हुआ? चुनाव में क्या हुआ सर? मैं आपको सुमित जी इसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत जो है वो एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पे जो इनकम लेवल है, देयर आर सो मेनी क्लासेस ऑफ इनकम लेवल इन इंडिया। सर मैं बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ बहुत इनकम डिस्पैरिटी है। यहाँ अमीर और गरीब की जो संख्या है और जो खाई है वो काफी बढ़ी हुई है। सर बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ और आप अगर इनकम टैक्स देखेंगे तो ये दुनिया में एक सवाल है, आपसे सहमत हूँ। टैक्स सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेशन है। देखिए सर विजय सहमत हूँ जी। यहाँ पर कांग्रेस की ओर से विजय कौशिक जी है, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। विजय जी पूछिए। सबसे पहली बात तो आपने इस योजना का समर्थन किया है, राहुल गांधी जी की योजना का समर्थन कर दिया, इसके लिए आपको साधुवाद। दूसरा आपने कहा है कि ये भाजपा की योजना है, तो राहुल गांधी की योजना नहीं है। आपको किसने कह दिया कि राहुल गांधी की योजना है? लाभ आपको किसने कह दिया कि अभी आपने खुद ही कहा कि आप इस योजना के पक्ष में हैं। राहुल गांधी जी ने इस योजना का नाम चोरी किया है। अभी आपने खुद कहा, आप बताएंगे कि इस योजना का खाता क्या है आपकी पार्टी का? नहीं, ये तो राहुल गांधी ने ना धीरे से सुनिए मिश्रा जी एक मिनट, मैं विजय कौशिक जी को समझाता हूँ। मैं विजय कौशिक जी को समझाता हूँ। ये जो आइडिया है ना विजय कौशिक जी, ये तो धीरे से राहुल गांधी ने जो है 2017 के इकोनॉमिक सर्वे से चुरा लिया है। सर जैसे हम करते हैं ना कॉपी, वैसे कॉपी राहुल गांधी जी ने भी कर लिया। ये आइडिया मोदी सरकार का ही है। चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो साबित करें ना कि इनकी स्कीम क्या है। बिल्कुल कॉपी किया योजना को लेकर अपना खुलासा तो करें। कांग्रेस तो इस काम को करके दिखाएगी निश्चित तौर पर, जैसे मनरेगा को अंजाम दिया गया। तो वो स्कीम आएगी जो 2017 की जो स्कीम थी, जो हम इकोनॉमिक सर्वे में लेके आए हैं, उसको चोरी करके वो भाषण के रूप में बोल रहे हैं।
उनके पास कोई योजना नहीं है, वो कोई नई योजना और सरकार और देश उनके गरीबी हटाओ की योजना को देख चुका है, उनकी दादी की योजना को देख चुका है। मनरेगा पूरी तरह से सफल रही थी या नहीं रही थी, आप बताइए। क्या गरीबी हटाने मनरेगा क्या किया था? गड्ढा खोदा था फिर भरा था, गड्ढा खोदा था फिर भरा था। मनरेगा के बारे में सबको पता है। विजय कौशिक जी मनरेगा में गड्ढा खोदा था फिर भरा था, गड्ढा खोदा था फिर भरा था और गड्ढा खोदा था फिर भरा था। हम फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बहस जारी रहेगी कि यूबीआई जैसी स्कीम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और मनरेगा जैसी स्कीमें कितनी सफल हैं। जेब में पैसा तो डालती हैं, लेकिन उससे प्रोडक्शन क्या होता है, इस पर भी प्रोडक्टिविटी क्या है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। फिलहाल एक ब्रेक। तो हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात कर रहे हैं और अभिभाषण से निकले हुए बजट के जो इंडिकेटर्स हैं जो कि कल सामने आएंगे, हम उस पर बात कर रहे हैं। हमने यूबीआई की बात की, यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की, जिसके बारे में राहुल गांधी कह चुके हैं कि अगर वो सरकार में आए तो उसे लाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनका ऑलरेडी इंप्लीमेंट करने का इरादा है। और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इकोनॉमी के और कौन से निगेटिव पॉइंट है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा सुमित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी हम छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया के, लगभग $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी। हमारे सबसे बेसिक क्या स्ट्रांग है, देखिए, और कहां पर काम करने की जरूरत है? सिर्फ 30 सेकंड में। देखिए हमारे जो 2-3 पैरामीटर है जिसको हमें डेवलप करना है। पहले किसी भी इकोनॉमी के बढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत आने चाहिए। दूसरा, हम अब भी हमारा काफी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे 55% था, अब ये जाट के 16% आ गया है। एग्रीकल्चर से हमें डिपेंडेंस हटानी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, डॉक्टर अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू से मोदी जी तक ये कॉमन लाइन आपको मिलेगी, सब मास इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। और तीसरा है हमारे जो हमसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप देखिए हमारे जो वुमेन का इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमी में है केवल 2-3% है, कामकाजी महिलाएं जिन्हें हम कहते हैं। मैकेंजी का एक सर्वे आया था, अगर हम यही इन्वॉल्वमेंट केवल $100 यानी कि 6-7-8 हजार रुपए तक हमारी 50 से 60% माएं बहनें इसमें जुड़ जाए, हमारा जीडीपी डबल हो सकता है। ये कुछ मेजर पैरामीटर्स है, अगर हम इन पे काम करें तो हमारी जो इकोनॉमी है वो आगे जा सकती है। राजेश जी, आपके हिसाब से 3 पॉजिटिव पॉइंट्स और 3 नेगेटिव पॉइंट जिस पर काम करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी जो है हिंदुस्तान के अंदर काम करने में कंप्लायंसेस इतनी ज्यादा है, और जनरली एक जनरल परसेप्शन जो होता है बिजनेसमैन को लेकर के वो ये होता है कि ये कहीं ना कहीं टैक्स की हेराफेरी कर रहा है। तो बिजनेसमैन का ध्यान अपने बिजनेस से हट करके सारा दिन कंप्लायंस में और अपने आप को बचा के रखने में लगा रहता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कंप्लायंसेस आसान हो, कायदे कानून कम हो, और जो लोग अच्छा टैक्स पे कर रहे हैं उनको इज्जत की नजरों से देखा जाए, बजाय इसके ये मानना कि वो जितना टैक्स पे कर रहा है उससे ज्यादा खा रहा है। जैसे मैं इज्जत की नजरों से देखा जाना चाहिए, मजाक कर रहा था आगे। जी। दूसरा एक लगता है जैसे जो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ब्लैक मनी की इकोनॉमी को खत्म किया जाए, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी और ये कहीं आंकड़ों में नहीं आ पाती। हो सकता है हमारा जीडीपी बहुत ज्यादा हो पर उसमें काफी चीजें कैश में या ब्लैक में चल रही हो और पकड़ में ना आ रही हो। तो ब्लैक मनी को खत्म करने की कोशिश सरकार काफी कर रही है। नोटबंदी था, ये प्रॉपर्टी एक्ट जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है, सारे एक्ट बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर फोकस इस चीज पे करा जाए कि ब्लैक मनी की कंजप्शन को अगर खत्म किया जाए तो शायद जनरेशन अपने आप खत्म हो जाएगी और लोग अपने आप बुक्स में आ जाएंगे। जीएसटी बड़ा अच्छा एक वो रहा है जिससे कि लोग बाग बुक्स में आ रहे हैं ब्लैक मनी, क्योंकि जीएसटी में सब लोग कनेक्टेड है। कोई भी आदमी चेन में एक बार आ गया तो अपने आप को छुपा नहीं सकता, अपने आप को चेन के बाहर नहीं निकाल सकता। तो ये 2-3 चीजें जिससे जीडीपी बढ़ सकता है और एम्प्लॉयमेंट और सारी चीजें। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट कर भी रही है, बहुत मास लेवल पे काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। दूसरा जो बताया राजेश जी ने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पे अगर फोकस करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा देश का, और उससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारा बताया अभी राष्ट्रपति जी ने कि अभी पहले 142 था 2014 में नंबर, अब 77 पे आ गया, लेकिन अभी धरातल पे दिखता नहीं है बहुत ज्यादा अभी, तो अभी उस पर काम करने की जरूरत है। तो बेसिकली यही चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे थोड़ा फोकस करना। टैक्सेस को लेकर आप क्या सोचते हैं? टैक्सेस को रैशनलाइजेशन करने की जरूरत है। अभी टैक्सेस अभी थोड़ा सा हायर साइड पर है, लेकिन बेसिकली जैसे जैसे कंप्लायंस लेवल बढ़ेगा अभी लोगों का, तो गवर्नमेंट कमिटेड है, जहां तक जो लगता है गवर्नमेंट के काम को देखते हुए, कि जैसे जैसे कंप्लायंस लेवल बढ़ रहा है वो टैक्सेस कम कर रही है। मुझे उल्टा तो छठी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, साथ ही साथ भारत का
भारत कितने आगे जाता है, कितने पायदान और चढ़ता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही सरकार नहीं, मोदी सरकार ही नहीं, आने वाली सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो या किसी और की सरकार हो, उसको भी दिन रात एक करके काम करना पड़ेगा। तभी भारत दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पर पहुंच सकता है अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत के दम पर। हमारी इस खास बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम आपको चलते चलते बता दें, कल सुबह 6 बजे से हमारी बजट पर विशेष कवरेज रहेगी जारी। आपको बताएंगे एक्सपर्ट्स के साथ कि इस बजट के आपके लिए है क्या मायने। तो देखते रहिए इंडिया न्यूज।